हम सभी लोग हमारे कल्चर से, हमारी लैंग्वेज से, हमारे रिलीजन से, हमारे सोशल ग्रुप से नहीं पहचाने जाते। आप और हम पहले क्या हैं कि हम लोग पहले इंडियन हैं। एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में यहां पर बेसिकली क्या हुआ दोस्तों के सिटीजन्स ने अपने जो ये रूलर थे, जो उन पर राज कर रहे थे यूरोपियन लीडर्स, उनसे एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग स्ट्रगल करके या फिर आंदोलन कर चीजों को डिस्कस किया। अरुणाचल प्रदेश की रिप्रेजेंटेशन होती है, नागालैंड की, मिजोरम की, तेलंगाना की, उसी के साथ आप देखते हैं बिहार की, यूपी की, हैदराबाद, है ना, हमारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां की झांकियां आपको दिखती हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया ने अपनी डाइवर्सिटी को जिंदा रखे हुआ है और इंडिया के अंदर हर एक कल्चर की बहुत अच्छे तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं यूट्यूब पर मौजूद क्लास 11th का ह्यूमैनिटीज का वन ऑफ द बेस्ट बैचेस, और उसके अंदर हम लोग विजय बैच के कॉन्टेक्स्ट में आप सभी के साथ बातें कर रहे हैं। हम लोग आप सभी के साथ अपने अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट्स रही हैं उसको डील कर रहे हैं, और जो आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है उसे आप लोग हमारे साथ समझ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन के अंदर, हमारी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग आप सभी के साथ एक नए चैप्टर को डिस्कस करने के लिए आ चुके हैं, और जिस चैप्टर का हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको आप लोगों से ही पूछा गया था कि वो कौन सा चैप्टर होगा जो आप कराना चाहते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर वो जो सिटीजनशिप वाला हमारा चैप्टर है ना वो करा दीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये सिटीजनशिप वाला जो हमारा चैप्टर है, जिसको हम लोग हिंदी में नागरिकता कहते हैं, इसको हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने देखेंगे। ठीक है, तो एक ही क्लास के अंदर दोस्तों ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, आप देखते हैं कि इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, और एक ही लेक्चर, ये जो हमारा कंप्लीट लेक्चर है वो एक ही बार के अंदर आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपके सामने आने नहीं देते हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो पूरा ही पूरा चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर के अंदर वो क्या क्या चीजें हैं जिसको हमको जानने को, सीखने को और पढ़ने को मिलेंगी, चलिए उनको देखते हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि ये सिटीजनशिप होती क्या है ना। ये जो सिटीजनशिप आप देख रहे हैं, है ना, ये सिटीजनशिप का मतलब क्या है, या फिर आप देखते हैं कि इस नागरिकता का मतलब क्या है, ये हम जानेंगे। फिर हम फुल एंड इक्वल मेंबरशिप क्या होती है वो समझेंगे। फिर ये इक्वल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें जानने का मौका मिलेगा। एक देश के अंदर रहने वाले लोग और वहां का एक देश कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सिटीजन्स और नेशन में क्या रिलेशन है, क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है, उसे देखेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल सिटीजनशिप, ये पढ़ेंगे। और फिर ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। तो भैया कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये हमारे टॉपिक्स होंगे जिनको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आपके सामने रखने वाले हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से इस चैप्टर की सारी जो कहानी है वो हम लोग आपके सामने रखते चलेंगे, डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही हम लोग आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों है कि सिटीजनशिप हैज बीन डिफाइंड एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कंट्री कम्युनिटी। कि अगर हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में कि आप और हम लोग क्या है, हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं और हमें सिटीजनशिप मिली हुई है, यानी कि हमें नागरिकता मिली हुई है। और इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि एक तरीके से ना हम क्या है दोस्तों कि हम लोगों को फुल मेंबरशिप मिली हुई है कि whosoever has taken birth in India, कि जिस भी इंसान ने भारत के अंदर अपना जन्म ले लिया वो एक तरीके से क्या है कि वो भारत का एक पॉलिटिकल कम्युनिटी कहलाएगा और वो इसका मेंबर होगा। तो आप जिस भी देश के अंदर पैदा हो रहे हैं वहां पर पैदा होने के साथ ही आप उस कम्युनिटी के हिस्से बन जाते हैं, उस पॉलिटिकल समूह का आप भाग बन जाते हैं और आपको उस समूह की मेंबरशिप मिल जाती है। आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, कंप्लीटली मेंबर बन जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आप उसके मेंबर कहलाते हैं। In the contemporary world, states provide a collective political identity to their member as well as certain rights। और जब भी बात की जाती है करंट सिनेरियो के अंदर, तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमें देखने को मिलता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको सिटीजन कहते हैं या फिर उनको नागरिक कहते हैं। और हर एक सिटीजन के पास, हर एक नागरिक के पास आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखें, हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता है ना। और किसी भी नई कंट्री के अंदर या फिर आप देखिए जितनी भी हमारी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो या फिर आप देखते हैं दोस्तों की जहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि मिलिट्री रूल होगा या फिर कोई और आप देखते हैं दोस्तों की प्रोसेस होगा गवर्नमेंट को चलाने का, वहां पर आपके पास कुछ ना कुछ राइट्स लोगों के होते हुए दिखते हैं। और हर कंट्री के अंदर सिटीजन्स रहते हैं और सिटीजन्स के पास आपको राइट्स देखने को मिल रहे हैं। देयरफॉर वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज इंडियंस और जापानीज और जर्मन्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट विच वी बिलोंग। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि भैया ये आदमी इंडियन है, ये आदमी जापानीज है, ये आदमी पाकिस्तानी है, ये आदमी आप देखते हैं दोस्तों कि ये रशियन है, क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक एरिया के
अंदर या फिर आप एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर पैदा हुए हैं, आप एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर पैदा हो रहे हैं और वहीं से आपकी आइडेंटिटी है और आपकी पहचान है ना। हम सभी लोग हमारे कल्चर से, हमारी लैंग्वेज से, हमारे रिलीजन से, हमारे सोशल ग्रुप से नहीं पहचाने जाते। आप और हम पहले क्या है कि हम लोग पहले इंडियन है, बाद में हमारा लैंग्वेज, बाद में हमारा कल्चर, बाद में हमारा रिलीजन या फिर बाद में हमारा जो कोई भी ग्रुप है, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं वो आपको आता हुआ दिखता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी बात पर यकीन करता है कि आपकी और हमारी पहचान पहले भारतीय होने पर है, पहले इंडियन होने पर है। अच्छा, सिटीजन एक्सपेक्ट सर्टेन राइट्स फ्रॉम देयर स्टेट एज वेल एज हेल्प एंड प्रोटेक्शन वेदर व्हेनेवर दे ट्रैवल। और उसी के साथ साथ कोई भी सिटीजन है, जैसे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को देखें कि अगर आप इंडिया के अंदर घूम रहे हैं तो एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आप भारत में किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। उसी के साथ साथ मान लीजिए कि आप इंडियन हैं और आपको जाने का मौका मिलता है जापान में। अब आप जापान में गए हैं, वहां पर अगर किसी तरीके की कोई मिस हैपनिंग आपके साथ हो गई, आपके पास आप देखते हैं कि कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई, तो आप किससे मदद मांगेंगे? कि आप जापानीज गवर्नमेंट से मदद मांगेंगे? नहीं। हर एक कंट्री ने ना अपने कंट्री के, आप देखते हैं दोस्तों की एम्बेसीज हर जगह पर बनाई हुई हैं। जैसे इंडिया में दुनिया भर की एम्बेसीज हैं। एम्बेसीज का मतलब कि हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी हर कंट्री के अंदर आपको दिखते हैं। और अगर कोई इंडियन किसी दूसरी कंट्री में गया है और वहां पर अगर आपको किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी आती है तो आप अपनी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे और वो आपकी मदद करेगी। तो हर स्टेट या फिर हर कंट्री की आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से ये जरूरत होती है कि वो अपने जितने भी लोग हैं वो जहां पर भी ट्रेवल कर रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं, उन सभी को पूरे तौर पर प्रोटेक्शन दे। अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आए तो वहां पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होने चाहिए और वो लोगों की मदद करें। जैसे आप देखते हैं कि अभी रशिया के अंदर अराउंड 2 साल पहले आप देखते हैं दोस्तों कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। तो यूक्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के रहते हैं और जो वहां से एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। तो जब इस तरीके का सिनेरियो हुआ तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश की और रशिया के साथ वो लड़ रहे थे। तो जितने भी हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे, उन सभी ने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन और रशिया के लीडर्स के साथ बात करते हुए आप देखते हैं दोस्तों कि अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकाला। तो ये स्टेट की या फिर उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां से आप आते हैं, जो आपको दुनिया भर के अंदर आप जहां पर भी ट्रैवल कर रहे हैं आपको पूरे तौर पर सुरक्षा रखेगी। In most democratic countries today, we would include some political rights like the right of vote, civil rights, and the freedom of speech, or believe, and some social economic right, which could include the rights of minimum wage and the right of education. तो अगर आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को देखें, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि भारत की बात हो, फ्रांस की बात हो, जर्मनी की बात हो, यूएसए की बात हो, दुनिया के वो सारे देश जहां पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है या फिर जहां पर आपको लोकतंत्र देखने को मिलता है, वहां पर आप देखेंगे कि जो उस देश में रहने वाले लोग हैं ना, उन्हें बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। किस तरीके के राइट मिलते हैं? बहुत सारे अधिकार मिलते हैं कि आप अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो आप वहां पर वोट दे सकते हैं। आपको सिविल राइट मिलते हैं, यानी कि सोशली सब लोग एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, सोसाइटी में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाएगी, भैया आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं उसको बोल सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होना चाहिए। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन ये आर्म्ड लेस होना चाहिए कि आप हथियार लेकर प्रोटेस्ट करने नहीं आएंगे। आप शांति प्रिय तरीके से, बिल्कुल पीसफुली तरीके से आप अपने प्रोटेस्ट को कर सकते हैं और हर डेमोक्रेटिक कंट्री अपने सिटीजन्स को ये राइट देता है। उसी के साथ साथ देखा जाए दोस्तों कि आपको मिलता है कि आप सोसाइटी के अंदर सोशल इकोनॉमिक राइट मिलेगा कि गवर्नमेंट जो होगी अपने हर एक सिटीजन की इकोनॉमिक स्टेटस, जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बेहतर करेगी और सोसाइटी में सबको इक्वल लेते हुए चलेगी। और सभी के साथ आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ मिनिमम वेजेस यानी कि आपकी तनख्वाह तय होगी, है ना, कि अगर आप इंडिया के अंदर रह रही हैं, आप ग्रेजुएट हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन वेजेस या फिर आपकी सैलरी बांधी हुई है, इतनी सैलरी तो आपको देनी मिलनी चाहिए, चाहे आप प्राइवेट फर्म में काम करें या फिर आप सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर काम करें। और राइट टू एजुकेशन के देश के अंदर रहने वाले हर एक सिटीजन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो इंडिया में भी है। इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड स्टेटस इज वन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। उसी के साथ साथ आप देखें कि हर एक नागरिक के पास आप देखते हैं दोस्तों की इक्वालिटी होनी चाहिए। हमारी कंट्री के अंदर आप देखें दोस्तों कि आप किसी भी कल्चर से, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी आप देखते हैं कि रिलीजन से आते हो, देश के कानून के आगे आप और हम सभी इक्वल हैं, चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, देश के कानून के सामने, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सबको इक्वल माना जाएगा। और यही सिटीजनशिप कहला रहा है कि सिटीजनशिप क्या करती है, जो नागरिकता है वो देश
देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को इक्वल लेते हुए चलती है। ईच ऑफ द राइट्स नाउ एंजॉयड बाय सिटीजन हैज बीन वन आफ्टर स्ट्रगल। और जितने भी राइट्स हमने यहां पर डिस्कशन किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमें चुटकी मिलाकर बच गए। इन राइट्स को आने में बहुत लंबा प्रोसेस लगा है। आज से लगभग 100 साल पीछे की दुनिया आप देखें, आज से लगभग 150 साल पीछे की दुनिया आप देखें, आज से लगभग 70 साल पीछे की आप दुनिया देखें, तो आप देखकर हिल जाएंगे। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि दुनिया के अंदर आज के टाइम पर जितने राइट्स हमको मिल चुके हैं, जहां पर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जहां पर हमारे इंसान की बात करते हैं, और यहां पर आज के टाइम पर तो हम लोग एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं होता था। एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला है, जहां पर आप देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर मौजूद हर एक इंसान को राइट्स मिले हैं, और आज के टाइम पर तो एनिमल राइट्स की भी आपको बात होती हुई दिखती है, जो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ मेनी यूरोपियन कंट्रीज एक्सपीरियंस सच स्ट्रगल्स, सम ऑफ देम वायलेंट एंड लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ दोस्तों 1789 में, जिसको हम लोग फ्रांस की क्रांति कहते हैं। और इस फ्रांस की क्रांति के बाद ही, या फिर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही, हमें फ्रांस के अंदर क्या होते हुए दिखता है, वोटिंग राइट आता हुआ दिखता है। क्या ये वोटिंग राइट सबको दिया गया था? नहीं। फ्रांस के अंदर जो वहां का आप देखते हैं किंग था, जिसका नाम था, आप देखते हैं दोस्तों कि लुई 16, उसको हटाया जाता है। और लुई 16 के हटाने के बाद वहां पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, और देश को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिपब्लिक बनाकर चलाने की बात होती है। लेकिन इसमें भी सबको वोट देने का सिस्टम नहीं मिलता। जो मेल थे और जो प्रॉपर्टी होल्डर थे, जो प्रॉपर्टीज के मालिक थे, उन्हें ही राइट देने का मौका मिलता है। तो आज के टाइम पर तो सबको वोटिंग राइट मिला हुआ है। लेकिन ये जो वोटिंग राइट है, या फिर जिस तरीके से जितने भी राइट्स हमारे साथ आए हैं, ये टाइम के हिसाब से आपको अडॉप्ट होते हुए दिखे। कुछ जो हमारे राइट्स हमें आते हुए दिखे हैं, ये वायलेंट प्रोसेस के, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये बहुत ज्यादा वायलेंट था, जहां पर लोग जो थे राजा के खिलाफ आते हैं और उसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, मारकर भगाते हैं और पावर को अपने पास करते हैं। इन colonies of Asia and Africa, demands of equal citizenship formed a part of their struggle as the India। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज की जो कॉलोनाइज रही थी, या फिर आप देखते हैं कि जिनको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था, या फिर यूरोपियन कंट्रीज ने गुलाम बनाया हुआ था। जैसे एशिया की बात करें तो इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, वियतनाम हुआ। इन सारी कंट्रीज को आप देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ने या अमेरिका ने गुलाम बनाया था। या फिर अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की कंट्रीज की, इनको भी आप देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के जरिए गुलाम बनाया गया था। तो इन कंट्रीज में, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, यहां पर बेसिकली क्या हुआ दोस्तों के सिटीजंस ने अपने जो ये रूलर थे, जो उन पर राज कर रहे थे, यूरोपियन लीडर्स, उनसे एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग स्ट्रगल करके या फिर आंदोलन कर चीजों को डिस्कस किया। इन साउथ अफ्रीका द ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन हैड टू अंडरटेक अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द रूलिंग व्हाइट माइनॉरिटी फॉर द इक्वल सिटीजनशिप एंड इट कंटिन्यूटेड टिल द अर्ली 1990s। तो बेसिकली देखा जाए एक कंट्री है जिसको बोला जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर जो वहां के नेटिव लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, वो है वहां के ब्लैक लोग। अब हुआ क्या कि जितने भी ये यूरोपियन लोग हैं, और स्पेसिफिकली आप देखते हैं कि जो ये ब्रिटिशर्स थे, जैसे उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बनाया था, कुछ ऐसा ही ये साउथ अफ्रीका को भी करते हैं। और साउथ अफ्रीका के अंदर ना, वहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसके लेवल पर, आप देखते हैं दोस्तों के स्किन कॉम्प्लेक्शन पर, है ना। क्या किया जाता है कि भैया हम व्हाइट हैं तो हम ऊपर हैं। और यहां पर क्या होगा कि अगर इन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो बात कर रहे थे कि तुमने अगर हम पर रूल कर रहे हैं तो लेकिन हमारी भी तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन जो वो गवर्नमेंट बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के जरिए या फिर यूरोपियन के जरिए, उसमें व्हाइट सुप्रीमेसी चला करती थी। यानी कि जो गोरे लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी बातों को रखा जाता था, और ये जो ब्लैक्स थे या फिर ये जो अश्वेत लोग थे, उनको किसी तरीके से कोई आप देखते हैं कि राइट नहीं दिया जाता था। और उसी को लेकर कि भैया कंट्री में रहने वाला हर एक इंसान इक्वल है, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट हो, सबको इक्वल नजर से देखा जाए, कानून की नजर में सब इक्वल है। और इसको लेकर बड़े लेवल पर साउथ अफ्रीका में आप देखते हैं कि मूवमेंट चला। नेल्सन मंडेला हमें आते हुए दिखे, अराउंड 27 ईयर्स तक उनको रॉबिन आइलैंड के अंदर रखा गया, और आखिर में 1994 के अंदर जाकर जो साउथ अफ्रीका है उसे कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मिलती है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जहां पर सबको इक्वल माना जाता है कि चाहे आप ब्लैक हो या व्हाइट हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। However, citizenship is about more than relationship between states and their member. It is also about citizen relation and involves certain obligations of citizens to each other and to the society. ऐसा नहीं कि भैया जब भी हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो ये बस रिलेटेड होती है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, कि भैया मैं अगर एक नागरिक हूं तो मेरे लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर मैं भारत का रहने वाला हूं तो मेरी गवर्नमेंट मेरे लिए क्या करेगी, ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप की जब भी बात की जाती है तो इसमें जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपका ध्यान रखेगी, आप गवर्नमेंट के लिए क्या रहेंगे, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आपकी जो ड्यूटीज है उसको सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। और उसी के साथ साथ कंट्रीज में रहने वाले जो और सिटीजन्स हैं उनके साथ भी आपको एक तरीके से भाईचारा वाला माहौल बना के रखना है, उनके साथ इक्वल ट्रीट करना है, और उनके साथ कंट्री को आपको आगे बढ़ाना है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हर एक सिटीजन की है।
अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जा रहा है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। चलो उसको एक एक कर हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। One of the rights granted to the citizens in one country and in many other is freedom of movement। उसी के साथ साथ दुनिया की बहुत सारी अगर आप कंट्रीज को देखें और वहां पर रहने वाले जो सिटीजंस हैं उनको एक राइट आपको जरूर देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यानी कि आप अपनी कंट्री के अंदर अगर मौजूद हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। और ये चीज आपको आती हुई दिखती है। दिस राइट इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस फॉर वर्कर्स लेबर ट्रेंड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अवेलेबल इन देयर होम्स। बेसिकली ये बात हमें यहां पर बताती है कि आप अगर अपनी कंट्री के अंदर रह रहे हैं और अगर आप अपनी कंट्री के सिटीजन हैं, भैया अपनी कंट्री में पैदा हुए हो तो आप वहां के सिटीजन हुए। अब कंट्री के अंदर आप कहीं पर भी जा सकते हैं जहां पर आपको अच्छी नौकरी मिले, जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पर आपको अच्छी जॉब मिले और आप पर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सम पीपल में इवन ट्रेवल आउटसाइड ऑफ द कंट्री। और देखा जाए कि दुनिया भर के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो बहुत सारा इलाका है, जैसे अगर हम हमारे सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहां के ज्यादातर लोग जो हैं आप देखें 90s के दौर में, है ना, 1990s से लेकर अगर आप देखते हैं दोस्तों कि 2000 के अंदर जितने भी इंडियंस थे वो लार्जली कहां जाते थे, वो लार्जली गल्फ कंट्रीज के अंदर जाते थे। सऊदी अरेबिया हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, है ना, इराक हुआ, ईरान हुआ, इन कंट्रीज के अंदर जाया करते थे। और 2000 के बाद से अगर हम लोग देखें दोस्तों कि 2000 के बाद से 2024 तक इंडियंस जो हैं वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए यूरोपियन कंट्रीज या फिर आप देखते हैं कि यूएसए जा रहे हैं। अब हमारा जो इंडियन लोग हैं, इंडियन सिटीजंस हैं, वो एजुकेटेड हो गए हैं। उस टाइम पर लेबर वर्क के लिए जाते थे इन कंट्रीज में, लेकिन आज के टाइम के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि इंडियन सिटीजंस एजुकेटेड हैं और हम इन कंट्रीज के अंदर बड़े लेवल पर जाकर अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं और वहां की बड़ी बड़ी कंट्रीज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो लोग विद इन दी कंट्री भी माइग्रेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए और अच्छी जॉब के लिए दूसरी कंट्रीज में भी आपको जाते हुए दिखते हैं। हाउएवर ऑफन देखा जाए कि हाउएवर ऑफन रेजिस्टेंस बिल्ड्स अप अमंग द लोकल पीपल अगेंस्ट सो मेनी जॉब्स गोइंग टू पीपल फ्रॉम आउटसाइडर्स द एरिया समटाइम्स एट द लोअर वेज। रेजिस्टेंस कुड इवन टेक फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट द आउटसाइड। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए और यह महसूस किया गया कि दोस्तों किसी एक कम्युनिटी, किसी एक इलाके के अंदर अगर बाहर से लोग आए हैं और वो लोग आकर काम करना शुरू कर दे और वहां के लोकल लोगों को अगर काम नहीं मिलता है तो इस वजह से हमें टेंशन होते हुए मिल सकती है। और ये जो टेंशन आप देखते हैं दोस्तों कि जो आउटसाइडर्स लोग अगर आकर अपॉर्चुनिटीज को रखते हैं तो आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं हमें वायलेंट भी होता हुआ देखने को मिल जाता है। इंडिया में बहुत सारे इलाकों में आप लोग ऐसा होते हुए देखते हैं। अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट की बात करें, आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा ये जो पूरा का पूरा असम हमारा स्टेट है जिसे हम लोग असम कहते हैं, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे बांग्लादेशी हुए और उसी के साथ साथ हमारे और खुद इंडिया के ही लोग यहां पर आकर बस गए। और ये जो आसमी लोग थे, जो असम के रहने वाले लोग थे, ये खुद अपने ही स्टेट के अंदर एक तरीके से जॉबलेस हो गए और बाहर के लोगों ने इनके खिलाफ यहां पर अपॉर्चुनिटीज को ले लिया और फिर इन लोगों ने मूवमेंट किया और गवर्नमेंट से डिमांड करी कि भाई इन लोगों को हटाया जाए, जो दूसरे स्टेट्स के आए हुए उनको भी रोको और जो बाहर दूसरे देशों के बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के आए हुए उनको भी बाहर भगाओ ताकि हमारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिले। तो इस तरीके की चीजें होती हुई दिखी और यहां पर वायलेंट माहौल भी आपको बनता हुआ दिखा। Another factor that we need to consider is that there may sometimes be a differences between our responses to poor migrants and to the skilled migrants. We may not always be welcoming to the poor migrants who move into areas as well as we will be welcoming to the skillful। और यही बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जैसे आप देखें दोस्तों, यहां पर हमने आपको बताया कि इंडिया के अंदर अगर आप लोग लार्जली देखें कि ज्यादातर जो हमारे 90s और 2000 के अंदर रहने वाले लोग थे वो गल्फ कंट्रीज में, है ना, जा रहे थे, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे थे और वहां पर लेबर का काम करते थे। क्या वहां पर उनको इतना वेलकम किया जा रहा था? उनको उनसे काम कराते और उनको बहुत कम पैसा मिलते। वहीं आज के टाइम के अंदर अगर हमारे जो ये इंडियंस आपको दूसरी कंट्रीज में जाते हुए दिखते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये स्किलफुल हैं, तो किसी कंट्री के अंदर अगर आप देखें कोई लेबर आता है, कोई लेबर माइग्रेट करता है तो उसको उतने ज्यादा राइट्स नहीं मिलते हैं, उनके साथ उतनी ज्यादा जॉब अश्योरेंस नहीं होती है। लेकिन अगर कोई इंसान या फिर कोई सिटीजन दूसरी कंट्री से किसी एक कंट्री में आ रहा है और वो स्किलफुल है, पढ़ा लिखा है और उस कंट्री में अच्छी पोजीशन पर आ रहा है तो उसको एक तरीके से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। देयर आर सम ऑफ द इश्यूज व्हिच आर बीइंग डिबेटेड इन आवर कंट्री टुडे रिगार्डिंग फुल एंड इक्वल मेंबरशिप फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। हाउएवर डिस्प्यूट्स मे समटाइम्स arise even in the democratic societies. The right to protest is an effect of freedom of expression guaranteed to the citizen of India by the constitution provided protest does not harm the like। और इसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि अगर आप हमारी कंट्री में रह रहे हैं तो आपको पूरे तौर पर आप देखते हैं कि आप हमारी कंट्री के फुल मेंबर हैं, है ना। आप अगर खुद छोड़ना चाहें देश की सिटीजनशिप ये आपके ऊपर है, बट वंस यू हैव टेकन बर्थ इन इंडिया यू आर एन इंडियन, आप भारत के नागरिक हैं।
हाँ, अगर आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आप वहां सेटल होना चाहते हैं तो आप भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि अगर कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज को लेकर कहीं पर किसी तरीके की कोई परेशानी आती हुई देखी, जैसे हमने देखा कि असम के अंदर जो लोग थे उनको लगा कि भाई बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये थोड़े वायलेंट हुए। बाद में गवर्नमेंट ने इनसे बात करी, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इन लोगों ने अपने हथियारों को छोड़ा, तो एक तरीके से यहां पर फिर इस चीज को नॉर्मलाइज किया गया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको और हम सभी को यह राइट देता है कि हम अपनी परेशानी को डेमोक्रेटिक तरीके से सुलझा सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश के हर एक सिटीजन का ध्यान रखे। अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इट इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग फुल एंड इक्वल मेंबरशिप टू ऑल द सिटीजन इज केप्ट इन द माइंड। इट शुड बी पॉसिबल टू अराइव एट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स दैट मे राइज टाइम टू टाइम। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया कंट्री में रहने वाला हर एक इंसान जो है उसकी जो भी परेशानी है, चाहे वो इकोनॉमिकली फेस कर रहा हो किसी परेशानी को, सोशली फेस कर रहा हो, एजुकेशनली फेस कर रहा हो, वो अगर कोई ग्रुप सोसाइटी में एजुकेशन में पीछे है, आप देखते हैं कि वो इकोनॉमिक स्टेटस में पीछे है, अगर कोई ग्रुप हमारी सोसाइटी के अंदर जो रह रहा है, हमारी कंट्री के अंदर जो रहता है, वो आप देखते हैं दोस्तों कि एग्रीकल्चर के अंदर पीछे हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक ग्रुप को समझें, उनकी एस्पिरेशंस को जाने, उनकी उम्मीदों को जाने और उनके हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाएं। और इसी के जरिए क्या होगा कि टाइम टू टाइम हमें अपनी सोसाइटी को एक तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को सुने और उनकी परेशानी का हल निकाले। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड बाय द नेगोशिएशन। और भाई किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपको नेगोशिएशन होनी जरूर है कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या करें कि आप नेगोशिएशन करें, बातचीत करें। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स नहीं है जहां पर इंडिया से ही अलग होने की कोशिश आपको होती हुई दिखी। आपको पंजाब के अंदर खालिस्तान की डिमांड होती हुई दिखी, आपको जम्मू कश्मीर से अलग होने की बात दिखी, आपको हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनको अलग अलग होने की बात देखने को मिली। असम अपने आप को अलग करने की बात करता है, नागालैंड अलग करने की बात करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां के जो लीडर्स थे उनसे बात करी, उनकी जो जरूरतें थी उनको माना और उनको सुना और उसके बाद नेगोशिएशन हुई। कुछ बातें गवर्नमेंट की मानी गई, कुछ बातें वहां के लीडर्स की मानी गई और उन पर आप देखते हैं दोस्तों कि सोल्यूशन निकाला गया। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आपको बहुत ही जबरदस्त आप देखते हैं दोस्तों कि पॉइंट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें देखने की बात मिल रही है दोस्तों कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इक्वल राइट्स के बारे में। अब ये इक्वल राइट्स क्या है और इक्वल राइट्स किस किस तरीके से हमारे सामने अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं, इसको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर रखते हैं, है ना। slum dwellers, there is a large population of slum dwellers and squittles in every city in India, although they may do necessary the useful work often to low wages and are often viewed as the unwelcoming visitors by rest of the town and population. Life and poverty and ensure in a slum, however slum dwellers make a significant contribution to the economy through the labor। उसी के साथ साथ देखा जाए कि हमारे यहाँ पर अगर आप इंडिया की बात करते हैं दोस्तों कि आज़ादी के टाइम पर 85% के करीब जो हमारे लोग थे वो गरीबी में फंसे हुए थे और वो गरीब के तौर पर ही जिंदगी गुजारते थे। इंडिया अपने आप को अच्छे से आगे बढ़ाया और आज के टाइम पर भी हमारी कंट्री में लार्जली जो लोग हैं वो आपको गरीबी देखने को मिलते हैं। और ये लोग क्या है दोस्तों कि सिंपल छोटे मोटे काम करते हैं और इनके जरिए क्या होता है दोस्तों कि हमारे सिंपल छोटे मोटे काम करते हैं, हमारे घरों में आकर साफ सफाई का काम हुआ या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि और जो सिंपल बेसिक वर्क होते हैं ये करते हैं, बहुत छोटी सी तनख्वाह इनको मिलती है और उसके जरिए ये हमारी इकोनॉमी को फ्लरिश कराने में, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ द अर्बन पुअर, और ये जो लोग हमारे स्लम डवेलर हैं या फिर जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हमारे लोग हैं, क्या इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्या इनके घर बहुत अच्छे हैं, क्या इनके पास इक्वल राइट्स हैं जैसे आपको और हमको मिल रहे हैं? नहीं, इन लोगों के पास उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इनके घर उतने अच्छे नहीं है, इनके पास उतनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं है, इनके पास आप देखते हैं दोस्तों कि उतना अच्छा लीगल सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए क्या किया जाता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं जो शहरों में रहने वाले हैं, इनके लिए गवर्नमेंट्स के जरिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली जाती हैं, बहुत सारे एनजीओज आपको आते हुए दिखते हैं जो इन स्लम डवेलर्स को क्या करते हैं, इनके पूरे तौर पर मदद करते हैं। स्लम डवेलर्स आल्सो आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स। उसी के साथ साथ ये जो हमारे गरीब लोग हैं जो आपको स्लम्स में रहते हुए दिखते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हुए दिखते हैं, इनको भी पता है कि इनके राइट्स क्या हैं। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि अब इन एरिया से लोग पढ़ रहे हैं। किसी भी परेशानी का जो सबसे बेहतरीन हल है वो है एजुकेशन। वंस यू बिकम एजुकेटेड यू नो व्हाट योर राइट्स आर। जब आप लोग पढ़ लिख ले जाते हैं तो आपको पता है कि भैया आपके राइट्स क्या हैं। एजुकेशन का मतलब जो भी चीजें आप यहां पर हमारी इन क्लासेस के अंदर सीखते हैं, चाहे आपने क्लास 10th में पढ़ी हो चाहे 9th में पढ़ी हो, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो एक एजुकेटेड इंसान होता है ना उसको दबाया नहीं जा सकता। एक एजुकेटेड इंसान जो होता है ना उसको कभी भी पीछे नहीं किया जा सकता है। एजुकेटेड इंसान को उसके राइट्स के बारे में पता होता है, सोसाइटी के अंदर वो अपने राइट्स के लिए डिमांड कर सकता है और जो आपके रूलर होंगे या फिर जो आपके लीडर्स होंगे उनको उन राइट्स को पूरा करना होता है क्योंकि आप एजुकेटेड हो। एजुकेशन वो एक तरीके की ऐसी की है या फिर एक ऐसी चाबी है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। तो ज्यादातर जो हमारे ये स्लम डवेलर्स हैं आप देखते हैं दोस्तों कि अब एजुकेटेड हो रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब इनको भी पता है कि भैया इनके राइट्स क्या है और वो इन राइट्स की डिमांड करते हैं और गवर्नमेंट उन राइट्स को पूरे तौर पर फुलफिल करती है क्योंकि वो बहुत ही सही तरीके से इस चीज को डिमांड कर रहे हैं।
उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर हमें ट्राइबल पीपल देखने को मिलते हैं। अब ट्राइबल पीपल के साथ हमारे इक्वल राइट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसे हम लोग समझते हैं। अमंग अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन आवर सोसाइटी, तो अगर हम लोग अपनी कंट्री के अंदर देखें कि वो लोग जो सबसे ज्यादा पीछे हैं, सिटीज में रहने वाले आप और हम लोग जो शहरों में रहते हैं, पक्के हमारे घर हैं, हमें एजुकेशन अच्छी मिल गई है, हमारे फोर फादर्स को अच्छी एजुकेशन मिल गई है, हमारे दादा परदादाओं ने अच्छे अच्छे चीजों को फ्लरिश किया है। आप और हम सभी लोग कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि हमें जिंदगी को बेहतर बनाने का अच्छा मौका मिला। लेकिन भारत में बहुत से हमारे लोग हैं जो दोस्तों आपको अभी भी बहुत ज्यादा पीछे दिखते हैं, और स्पेसिफिकली हमारे आदिवासी लोग या फिर जो ट्राइबल लोग हैं। अब इन लोगों के लिए क्या है दोस्तों कि इन लोगों को हमें सबको साथ मिलाते हुए चलना है, कि ऐसा ना हो कि हम सभी लोग तो बहुत आगे रह जाएं, बहुत आगे चले जाएं और ये लोग पीछे रह जाएं। तो इनकी जिंदगी को भी बेहतर करने के लिए क्या किया गया है दोस्तों कि गवर्नमेंट इनका ध्यान रखती है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि प्रेशर फ्रॉम दी कमर्शियल इंटरेस्ट वांटिंग टू दी माइंड। अगर देखा जाए जितने भी हमारे ये ट्राइबल लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जंगलों में ही रहते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, और फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है जिसको वुड की जरूरत है या फिर लकड़ी की जरूरत है, वो इन ट्राइबल लोगों को हटवाने की डिमांड कर सकती है। या फिर आप देखें दोस्तों कि कोई ऐसी कंपनी है जिसको आयरन चाहिए, लोहा निकालने की जरूरत है, और वो किसी एक स्पेसिफिक ट्राइबल एरिया के पास में आ रहा है, तो ऐसी जगह पर क्या ट्राइबल लोगों को हटाकर इन बड़ी कंपनीज की डिमांड को सुना जाएगा? नक्को भाई, ऐसा नहीं होगा। यहां पर यही बात की जा रही है कि बेसिकली जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका पूरे तौर पर ध्यान रखता है। और ऐसा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं कि बेसिकली यहां से निकलने वाली जो चीजें होंगी उनको बिना वहां के लोगों से पूछे इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर निकाला जा सकता है। अगर किसी एरिया के अंदर से किसी रिसोर्सेज को निकाला जाएगा तो वहां के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ दे अग्री, अगर वो तैयार है तो चीजें आगे प्रोसीड कीजिएंगे। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी बात को रखते हैं तो गवर्नमेंट को उसको सुनना होगा। गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद इन द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट दीज पीपल एंड देयर हैबिटेट विदाउट एट सेम टाइम एंडेंजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसी के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के सामने ना एक परेशानी है कि ज्यादातर जितने भी हमारे ये ट्राइब्स हैं, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जंगल में ही रहना पसंद करते हैं, ये अपने कल्चर को पसंद करते हैं, अपनी लैंग्वेज को पसंद करते हैं, ये एजुकेशन को हासिल करना नहीं चाहते, ये आप और हमारी तरह सिटीज में आना नहीं चाहते। अब गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि भैया इन लोगों को पुराने तरीके से ही रहने दिया जाए, लेकिन इनको डेवलप किया जाए, इनको पुराने तरीके से ही रहने दिया जाए लेकिन इनको एजुकेटेड किया जाए। तो एक चैलेंजिंग टास्क है जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े लेवल पर आप देखते हैं दोस्तों की काम कर रही है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स इक्वल राइट। अब यहां पर ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है इसे हम लोग देखते हैं। To try to ensure equal rights and opportunities to all the citizens cannot be simple matter of any government. Different groups of people may have different needs and problems and the rights and one group may conflict with the other rights of the other. देखा जाए दोस्तों कि अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने देश के अंदर सभी को इक्वल राइट दे दिया है, तो क्या हमारी कंट्री के अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या अब हमारी कंट्री के अंदर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया? नहीं। ऐसा हो सकता है कि जो मेरे लिए मेरा राइट है वो दूसरे के लिए आप देखते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये जो वर्ड है ना डेवलपमेंट या फिर ये जो राइट है वर्ड है, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहां पर हमें एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि क्या देखने को मिल रहा है, एक माउंटेन देखने को मिल रहा है, एक पहाड़ देखने को मिल रहा है, और हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें ना एक तरीके से आप देखते हैं कि अगर इस जगह को पार करना होता है तो हमें एक लंबा रास्ता करके जाना पड़ता है, जिसमें आप देखते हैं कि अराउंड 50 मिनट्स लगते हैं। क्या लगता है दोस्तों कि 50 मिनट्स लगते हैं इस पहाड़ को पार करने में, इस माउंटेन को पार करने में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पहाड़ के अंदर से टनल निकाल दी और इस टनल के जरिए क्या हुआ दोस्तों कि अराउंड 20 मिनट्स में ही हम लोग सफर तय कर लेते हैं। अब जो लोग यहां से आने जाने वाले होंगे, जो यहाँ के ट्रेवलर्स होंगे या फिर जो यहां से जाने वाले आपको यात्री लोग दिखेंगे, वो कहेंगे कि भैया क्या जबरदस्त डेवलपमेंट है, अब तो 20 मिनट के अंदर ही हम पूरे रास्ते को कवर कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग इस माउंटेन के आसपास रहा करते थे, जो ट्राइबल लोग थे या फिर जो वहां के लोकल लोग थे, इस टनल को बनाने के लिए उनको हटाया गया। उनको क्या पूरे रिसोर्सेस मिले हैं? उनको क्या पूरा वो जैसे उनका घर था, जैसे वो यहां रह रहे थे, क्या उनको उतने ही बड़े घर दिए गए गवर्नमेंट के जरिए? यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन था उसको डिमोलिश किया गया और आप देखते हैं कि टनल बनाई गई। तो यात्री लोगों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए तो ये डेवलपमेंट है, क्या ये वहां के लोकल लोगों के लिए डेवलपमेंट होगा? और यही चीज है कि भैया किसी चीज का, किसी एक का राइट या फिर किसी एक की डेवलपमेंट दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यही चीज हमें आते हुए देखने को मिली। इक्वल राइट्स फॉर सिटीजन नीड नॉट मीन दैट यूनिफॉर्म पॉलिसीज हैव टू बी अप्लाइड टू ऑल द पीपल। ऐसा नहीं कि अगर हम बात करते हैं कि इक्वल राइट होगा, भाई हर एक सोसाइटी का ग्रुप जो हमारे यहां पर है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप है, अलग अलग रिलीजन है, हर रिलीजन का एक अपना बिलीव है, हर कल्चर का एक अपना सिस्टम है, हर सोसाइटी का एक अपना क्या है दोस्तों की जिंदगी जीने का तरीका है। हम सबके लिए एक नॉर्मल पॉलिसी को लेकर नहीं आ सकते हैं, है ना।
हम ये नहीं कह सकते कि भैया इंडिया के अंदर अब सबको हिंदी बोलनी है, अब हिंदी में ही काम होगा। इसके जरिए तो हम अपनी दूसरी लैंग्वेजेस को पूरे तौर पर डिस्कार्ड कर रहे हैं। हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, बिहारी, उड़ीसा, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको खत्म कर रहे हैं। आप यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते। ये बात की जा रही है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक तरीके से ये देखते हैं कि आपको ना अपने हर एक ग्रुप की जो डिजायर है उनको ध्यान से लेकर चलना होगा, और एक तरीके से आप ये देखते हैं दोस्तों कि हर स्पेशल ग्रुप की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखकर ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यहां पर राइट्स को फॉर्मेट करना होगा। The formal laws regarding citizenship only from the starting point and the interpretation of law is constitutional evolving। धीरे धीरे आप देखें दोस्तों कि ये जो सिटीजनशिप की डेफिनेशन है ना, ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होती जा रही है। इसके अंदर नए नए पॉइंट्स आपको आते हुए एड ऑन होते हुए दिखते जा रहे हैं, और इसके जरिए हमारी जो सिटीजनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप वुड मीन दैट प्रोवाइडिंग इक्वल राइट एंड प्रोटेक्शन टू ऑल द सिटीजन वुड शुड बी वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल। तो भाई यहीं पर यह बात की गई कि जो गवर्नमेंट है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी सिटीजन है ना उनकी तुम्हें क्या करनी है, पॉलिसीज का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी एक लैंग्वेज को प्लीज करने की कोशिश नहीं करेगी, है ना, कि गवर्नमेंट सिर्फ एक क्या है दोस्तों कि लैंग्वेज के लोगों के लिए काम करेगी, दूसरे लोगों का ध्यान नहीं रखेगी, एक कल्चर के लोगों का ध्यान रखेगी, दूसरे लोगों का ध्यान नहीं रखेगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक द पॉलिसीज फॉर ऑल द सिटीजन। के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबके लिए पॉलिसीज बनाए, सबका साथ सबका विकास करे और सबको तेजी से आगे बढ़ाए, ये है ना, और इसी के जरिए हमारी गवर्नमेंट को अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये पॉइंट हमने यहां पर आपके सामने आते हुए देखा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों कि हमारे कुछ और पॉइंट्स भी आएंगे, इनको हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हैं। इसे कहा जा रहा है सिटीजन एंड नेशन। इस पॉइंट को हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर डिस्कस करते चलते हैं। The concept of nation state evolved in the modern period. Nation states claim that their boundaries define just a territory but also a unique culture and shared history. A national territory, देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, a concept of nation state evolved in the modern period, कि हर एक स्टेट हमें बनती हुई दिख रही है करंट सिनेरियो में हमें दिखा। पहले टाइम पर स्टेट्स नहीं होती थी, यानी कि कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। पहले टाइम पर एम्पायर हुआ करते थे, जैसे रशियन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, है ना, आप देखते हैं कि मंगोलियन एम्पायर, है ना, मुगल एम्पायर। तो राजा हुआ करते थे और राजा की जो टेरिटरी थी उसको हम लोग क्या क्या करते थे, साम्राज्य या फिर एम्पायर कहा करते थे। मॉडर्न फिनोमेना में लगभग 50 साल 100 साल 100 ईयर्स के आसपास दुनिया के अंदर हमें कंट्रीज बनती हुई देखने को मिली हैं, एम्पायर्स खत्म हुए हैं। नेशन स्टेट्स क्लेम देयर द बाउंड्रीज डिफाइन जस्ट अ टेरिटरी बट ऑल्सो अ यूनिक कल्चर, कि अगर हम लोग किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो हर एक कंट्री की एक अपनी बाउंड्री होगी, और यहां पर आपको क्या दिखता है कि हर एक कंट्री का एक अपना यूनिक कल्चर होगा और उनकी एक अपनी यूनिक हिस्ट्री होगी। दी नेशनल आइडेंटिटी में बी एक्सप्रेस थ्रू सिंबल, और किसी भी कंट्री के अंदर जो वहां के लोग होंगे उनकी आइडेंटिटी उनके अलग अलग सिंबल से रिकॉग्नाइज होगी। जैसे हर एक कंट्री का अपना एक फ्लैग होगा, हर एक कंट्री का अपना एक नेशनल एंथम होगा, हर एक कंट्री की अपने यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस होंगी, और हर एक कंट्री की कुछ अपनी क्या देखते हैं दोस्तों कि कल्चरल बिलीफ्स होंगे जिनको वो प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। Most modern states include people of different religious, languages and cultural tradition, but the national identity of democratic system is supposed to provide citizens to political identity। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पर यही बात की जा रही है कि दुनिया में कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देखो, इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेंगे, इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग देखने को मिलेंगे, इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट रिलीजन देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे पहले अपने सिटीजन्स की आइडेंटिटी जो बनाता है ना, वो उनके देश से बनाता है। हमारे अंदर, देश के अंदर रहने वाले जो हम सब लोग हैं, हम लोग ना तो किसी एक रिलीजन से हमारी पहचान है, ना तो हमारी लैंग्वेज से, ना तो हमारे कल्चर से, ना तो हमारी, आप देखते हैं कि दोस्तों कि जिस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां से नहीं, हम सब लोग फर्स्ट वी आर इंडियंस। हम लोग क्या है दोस्तों कि हम लोग पहले इंडियंस हैं और बाद में फिर हमारा कोई और ग्रुप जिससे हम एसोसिएटेड है वो हमें आता हुआ दिखता है। Democratic states usually try to define their identities so that it is inclusive as possible. It is which allows all citizens to identify themselves as a part of the nation। और हम सभी को किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो उनकी पहचान है वो पूरे तौर पर कैसे दिखती है, एक कंट्री के सिटीजन के तौर पर आपको आती हुई देखने को मिलती है ना। France, for example, it is a country which claims to be the both secular and inclusive. It includes not only people of European origin but also citizens who originally came to other areas of the North Africa। तो फ्रांस कुछ ऐसी ही एक कंट्री है जो अपने आप को क्या करता है, ये बोलता है कि भैया हम एक कंट्री है, हमारे यहाँ पे जो हमारे ये नेटिव लोग रहे, शुरुआत से फ्रांस में रह रहे हैं, ये भी फ्रांस के हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारे अफ्रीकन जो फ्रांस में लाए गए थे। आप देखते हैं दोस्तों कि स्लेवरी टाइम के अंदर, स्लेव पीरियड के अंदर, दास प्रथा के अंदर उनको भी फ्रांस ने अपना एक तरीके से सिटीजन माना है, और ये आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही करंट सिनेरियो में होते हुए दिखेगा।
उसी के साथ साथ यहां पर हमारे सामने कुछ और पॉइंट्स है कि कल्चर एंड लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इट्स नेशनल आइडेंटिटी एंड ऑल सिटीजंस आर एक्सपेक्टेड टू assimilate into the public aspects of their lives, however they may retain their personal beliefs and practices। तो देखा जाए दोस्तों कि आप किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को अपने घर पे बोलिए, आप अपनी लैंग्वेज को एक तरीके से क्या करते हैं, जो बाहर बोलना चाहें उसको भी बोल सकते हैं। और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो आपके कल्चर की और आपकी लैंग्वेज की पूरे पूरे तौर पर क्या करेगी दोस्तों, कि आपको ध्यान रख के चलेगी, है ना। इंडिया के अंदर आप किसी भी सोशल ग्रुप से आते हो, आप किसी भी रिलीजन को आते हो, अपने रिलीजन को मान सकते हैं, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने रिलीजन की पब्लिसिटी कर सकते हैं शांति प्रिय तरीके से। रिलीजियस बिलीफ इज सपोज टू बी बिलोंग टू द प्राइवेट सर्फेस, कि हर एक इंसान का जो रिलीजन है ना वो उसका एक प्राइवेट मैटर है। और उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि आप अपने रिलीजन को मानेंगे, लेकिन आप अपने रिलीजन की जो बिलीफ्स हैं वो दूसरे लोगों पर इंपोज नहीं कर सकते, उन पर थोप नहीं सकते, है ना। हर इंडिविजुअल अपने रिलीजन से प्रेम करता है, और आपकी जिम्मेदारी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर बीइंग अ सिटीजन और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करें और दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, वो आपके साथ ऐसा करें। The certain the criteria of granting citizenship to a new applicant varies from country to। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि मान लो कि कोई इंसान है, वो किसी एक कंट्री में पैदा हुआ, मान लो कि हम इंडिया में पैदा हुए, अब हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें किसी और कंट्री के अंदर रहना है। तो अगर आप देखें दोस्तों कि अगर आप सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, उसके अलग अलग पैरामीटर्स हमें दिखते हैं कि कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, रिलीजन के बेसिस पर सिटीजनशिप बांटती हैं। जैसे आप देखें दोस्तों कि इन इजराइल एंड इन जर्मनी, यहां पर रिलीजन के बेसिस पर क्या किया जाता है दोस्तों, कि सिटीजनशिप बांटी जाती है। कि अगर कोई इंसान जू है, मान लो कि अगर कोई इंसान इंडिया में रहता है और वो आप देखते हैं दोस्तों कि जू है, यानी कि यहूदी है, तो अगर वो इंडिया में रह रहा है तो वो इंडियन तो है। ज्यू एक रिलीजन है, यहूदी जिन्हें कहा जाता है, जूश जिन्हें बोलते हैं। अगर कोई इंडिया में रहने वाला ज्यू इंसान पैदा हुआ तो वो इंडियन तो है ही, उसी के साथ साथ उसको इजराइल की भी क्या मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है ना। ये बात यहां पर हमें देखी। तो कुछ कंट्रीज रिलीजन के बेसिस पर क्या कर रही हैं दोस्तों, सिटीजनशिप देती हैं। उसी के साथ साथ इंडिया डिफाइंस इटसेल्फ एज अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन। इंडिया बोलता है कि भैया हम तो हैं सेकुलर और हमारे यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस वाज अ ब्रॉड बेस्ड ऑन द डेलिबरेटली अटेम्प्ट्स वर मेड बाय द बाइंड टुगेदर पीपल ऑफ डिफरेंट। और हमारा जो पूरा का पूरा आजादी का स्ट्रक्चर चला था, हमारा जो नेशनल मूवमेंट हमने लड़ा था अंग्रेजों से, इसी बात पे लड़ा था कि आजादी के बाद हम सबको साथ लेते हुए चलेंगे, हर रिलीजन, हर रीजन और हर कल्चर को हम लोग साथ जोड़ते हुए चलेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्टेड टू अकोमोडेट द वेरियस डाइवर्स सोसाइटी। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सारे सोसाइटी के ग्रुप को, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि सिटीज, विलेज, सब लोगों को, लेबर, फार्मर, है ना, हर एक इंसान को साथ लेकर चलने की बात करता है। The Republic Day parade in Delhi symbolizes the attempt of state to include people of different। और जब आप देखते होंगे दोस्तों कि जब रिपब्लिक डे परेड होती है तो आपको डिफरेंट कलर की झांकियां निकलती हुई दिखती हैं। अरुणाचल प्रदेश की रिप्रेजेंटेशन होती है, नागालैंड की, मिजोरम की, तेलंगाना की, उसी के साथ आप देखते हैं बिहार की, यूपी की, हैदराबाद, है ना, हमारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां की झांकियां आपको दिखती हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया ने अपनी डाइवर्सिटी को जिंदा रखे हुआ है और इंडिया के अंदर हर एक कल्चर की बहुत अच्छे तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। The provisions about citizenship in the constitution can be found in the part of 2 and in subsequent laws passed by parliament। उसी के साथ साथ भारत के अंदर जो नागरिकता से संबंधित बात है वो हमें क्या देखने को मिलती है दोस्तों, कि हमारे सिटीजनशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसको आप देखते हैं दोस्तों कि जिसको हमारे पार्लियामेंट के अंदर, तो भारत के संविधान के पार्ट 2 के अंदर आपको भारत की नागरिकता से संबंधित सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब यहां से हमारे कुछ और पॉइंट्स आएंगे, तो एक एक कर हम लोग इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। इन इंडिया सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ। इंडिया के अंदर अगर आप भारत के नागरिक हो तो कैसे, भैया सबसे पहले क्या आपने यहां पर पैदाइश हासिल की है। वंस यू हैव टेकन बर्थ इन इंडिया, अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो मुबारक हो, आप भारतीय बन गए। उसी के साथ साथ डेसेंडेंट है, रजिस्ट्रेशन है, या फिर आप देखते हैं कि नेचुरलाइजेशन, कि अगर आप देखते हैं दोस्तों कि आपके मदर फादर में से कोई एक इंडियन है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपने किसी दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर सिटीजनशिप अप्लाई की है, तब भी इंडिया आपको सिटीजनशिप दे सकता है, ग्रांट कर सकता है सिटीजनशिप, है ना। तो ये कुछ प्रोसेस है। There is also a provision that the state should not discriminate against citizens on the ground only on religion। और हमारी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि वो किसी भी इंसान से उनके रिलीजन के बेसिस पर, उनकी रेस, उनके कास्ट, उनके सेक्स और उनके प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर प्रोटेक्टेड। और हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई रिलीजन माइनॉरिटीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स हुए, सिख हुए, आप देखते हैं क्रिश्चियंस हुए, बुद्धिस्ट हुए, पारसी हुए, या फिर आप देखते हैं कि जैन हुए, इन सभी के राइट्स को पूरे तौर पर सिक्योर रखा गया है। और जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, जैसे जो कम संख्या में, जैसे तमिल बहुत कम लोग बोल रहे हैं, जो हमारी आप देखते हैं दोस्तों की जो हमारी कश्मीरी लैंग्वेजों से बहुत कम लोग बोल रहे हैं, हिंदी 40% लोग बोल रहे हैं, तो ये 40% हिंदी बोलने वाले लोग कभी दूसरे ग्रुप्स को दबाए नहीं। इसीलिए हमने अपने जो
लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, जो जिनकी लैंग्वेज कम है, उनको भी प्रोटेक्ट किया है, और जो जिनके रिलीजन वाले, जो रिलीजियसली जिनकी संख्या कम है, जो माइनॉरिटीज हैं रिलीजियसली, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। हाउएवर सच इंक्लूसिव प्रोविजंस हैव गिवन राइज टू स्ट्रगल्स, और उसी की वजह से ये जो कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है ना, इसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सीज या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी आता हुआ देखने को मिलता है। दी वुमेन्स मूवमेंट, दैट द दलित मूवमेंट और स्ट्रगल ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स represent only a few of the struggles being waged by the people who feel। और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर आप देखें दोस्तों कि कंट्री इंडिपेंडेंट है, कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक है, यहां पर सब लोग इक्वल हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए ना दोस्तों कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या कि अगर कोई काम कोई लेडी कर रही है और अगर कोई काम कोई आदमी कर रहा है, तो उनसे उनके जेंडर की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़कियों को कम पैसा मिला करता था, इस पर बड़े लेवल पर इंडिया में लेडीज ने मूवमेंट किया। दलित लोगों के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि सिर्फ दलित होने पर उनको इक्वल पैसा नहीं मिला करता था, है ना। तो इस तरीके के लोगों को आप देखते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपनी इक्वल वेजेस को, अपनी पूरी इक्वल तनख्वाह हासिल करने के लिए बड़े तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हुए, जिससे हमारे यहाँ पर एक अलग तरीके का प्रोसेस आपको आता हुआ दिखा, जिससे चीजें अब बेहतर बनती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। यूनिवर्सल सिटीजनशिप करके एक हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। Although many states may support the idea of universal and inclusive citizenship, each of them also fixes criteria of grant of citizenship. Though these words generally be written into the constitution and laws of the country, states use their power to keep unwanted visitors out, है ना। People may be displaced by war or precautions, है ना, persecution, famine or other reasons. If no state is willing to accept them, they cannot return to home. They become stateless people or refugee. They can be forced to live in camps or struggle. This problem is so grand that United Nations has appointed a high commissioner for refugee। देखा जाए दोस्तों कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको दिखता है कि वहां पर अगर वॉर हो रही है और वॉर की वजह से वहां के लोगों को अपने देश को छोड़ना पड़ा, वहां पर किसी एक ग्रुप को रिलीजन के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर मारा जा रहा है, तो इन लोगों ने अपनी कंट्री को छोड़ा। वहां पर फिमाइन आ गया, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में खाने को कुछ नहीं है, लोगों ने अपने देश को छोड़ा, और अब कोई दूसरी कंट्री उनको अपने यहाँ पर रखना नहीं चाह रही है। तो इस सिचुएशन में ये जो लोग हैं, जो अब आप देखते हैं कि स्टेटलेस हो गए या फिर कंट्रीलेस हो गए, इनको कहां रखा जाएगा? इनको एक तरीके से क्या बोला जा रहा है, इसी के लिए हमने यूनिवर्सल सिटीजनशिप आते हुए रखी है। जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने एक कमीशन बनाया जिसको हम लोग हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी कहते हैं। तो वो ऐसे लोग जिनका अब कहीं कोई देश नहीं है, दे कैन नॉट हैव देयर परमानेंट हाउस, दे कैन नॉट हैव देयर कंट्रीज। वो ऐसे लोग जिनका अब देश में जाना पॉसिबल नहीं है, अब उनका देश उनका नहीं रहा, वहां पर सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही, उन बेचारों को रिफ्यूजी कहा जाता है। और इन रिफ्यूजी लोगों के लिए आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी को अपॉइंट किया है, जो इन रिफ्यूजियों की मदद करती है। मैनी कंट्रीज हैव अ पॉलिसी टू एक्सेप्टिंग दीज filling and persecutions of war, but they may not want to accept unmanageable number of people। तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि ये बात की जाती है कि अगर कहीं पर वॉर से लोग परेशान हैं तो हम उनको रख सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कंट्रीज बाहर के लोगों को अपने यहां पर आने से रोकती हैं। इंडिया प्रोवाइडेड रिफ्यूजी टू प्रिवेंट पीपल्स एंड डिड इट दलाई लामा। तो इंडिया के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि हमने 1959 के अंदर दलाई लामा को अपने यहां पर रखा था। दलाई लामा के साथ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स इंडिया के अंदर आए थे। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग देखते हैं। यहां पर हमारा इंडिया है, यहां पर आपको तिब्बत देखने को मिलता है, और ये है चाइना। हुआ क्या था कि 1950 में आप देखते हैं दोस्तों कि जो चाइना था ना, इसने बोला कि भैया तिब्बत मेरा है, और तिब्बत को इन्वेड कर लिया, तिब्बत पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। तिब्बत के एक लीडर हुआ करते हैं दलाई लामा, यहाँ के रिलीजियस लीडर थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कर दलाई लामा को दबाने की कोशिश की, और फिर 1958-59 के आसपास आप देखते हैं दोस्तों की कोशिश की जाती है दलाई लामा को मारने की। दलाई लामा इंडियन गवर्नमेंट से बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू से बात की जाती है। नेहरू जी कहते हैं आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको सिक्योरिटी रखेंगे। और दलाई लामा अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ इंडिया में आ जाते हैं, आज भी इंडिया में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश का आप देखते हैं दोस्तों की जो एरिया है, और दिल्ली में आप देखते हैं कि जो मजनू का टीला है, ये दोनों ऐसे एरियाज हैं जहां से ये रिफ्यूजी जो हैं, जो तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, वो इंडिया के अंदर आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, है ना। द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटलेस पीपल इज एन इंपॉर्टेंट ऑन कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड। और देखा जाए दोस्तों कि ऐसे लोग जिन बेचारों का अपना देश नहीं है, उनको कहीं ना कहीं तो सेटल करना होगा, और इसके लिए पूरी दुनिया को एक तरीके से कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है। एक अलग पॉइंट है जिसे कहा जा रहा है ग्लोबल सिटीजनशिप। ये क्या है? वी लिव टुडे इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। दुनिया एक तरीके से जुड़ चुकी है। आज का इंसान यहां दिल्ली में बैठा हुआ, आप देखें दोस्तों कि आप सभी के साथ कनेक्शन जोड़ा हुआ है। मैं दिल्ली में हूं, आप लोग अलग अलग स्टेट्स में होंगे, कोई पंजाब में होगा, कोई बिहार में, कोई यूपी में, कोई शायद दिल्ली में ही होगा। और आप देखें दोस्तों कि हम लोग वाया टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। ये आज हमारी दुनिया एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट तरीके की चीजें आ गई हैं, इंटरनेट आ गया भैया,
टीवी आ चुका है, सेलफोन आ गए और दुनिया उसकी वजह से चेंज हो चुकी है। न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव पुट इनटू द इमीडिएट कॉन्टैक्ट, कि अब आसानी से किसी से भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। आपकी मौसी, अगर आप देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका में, तो फट से कॉल मिलाओ, बात कर लो, लेकिन पुराने टाइम के अंदर चिट्ठियां भेजनी पड़ती थी, बहुत टाइम लगता था। Supporters of global citizenship argue that although a world community and the global society does not yet exist, people already feel linked to each other across nation boundaries. They would say that the outpouring of help from all parts of the world for victims of Asian tsunami and other major climates is sign of emergency of global society. तो दुनिया के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखा, जिसे हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं। जो लोग ग्लोबल सिटीजनशिप के सपोर्टर्स हैं, उनका मानना है कि दुनिया ना एक तरीके से ग्लोबल सोसाइटी है, दुनिया एक तरीके से एक दूसरे के साथ हर एक कंट्री जुड़ी हुई है, हर इंसान सिर्फ अपनी नेशनल बाउंड्रीज से ही रिलेटेड नहीं है। मैं अगर इंडियन हूं तो मैं सिर्फ इंडिया के लोगों के साथ ही कनेक्टेड नहीं हूं, मैं दुनिया भर के लोगों के साथ कनेक्टेड हूं वाया इंटरनेट या फिर अलग अलग चीजों से। तो अगर किसी एक कंट्री में किसी तरीके की कोई परेशानी आती है, तो दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करे कि वो उस कंट्री की पूरे तौर पर मदद करे। द नोशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप माइट नॉट मेक इट ईजियर टू डील विद द प्रॉब्लम्स विच एक्सटेंडेड अक्रॉस नेशन, कि भैया किसी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखते हैं कि उन्हें अपने यहाँ पर सिटीजन्स का ध्यान रखना है, उसी के साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट को लगे कि वो दूसरी लोगों को जो परेशान होते हुए दिख रहे हैं किसी कंट्री में, उनकी भी मदद कर सकती है। ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में अच्छा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कर पाना काफी मुश्किल है। कि मान लीजिए कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमने किसी दूसरी कंट्री में देखा वहां परेशानी है, हम मदद भेजना चाहें, वहां के लोग, वहां की गवर्नमेंट अलग तरीके से रिएक्ट करे, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कर पाना बहुत ज्यादा आप देखते हैं डिफिकल्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप रिमाइंड्स अस दैट द नेशनल सिटीजनशिप माइट नीड टू बी सप्लीमेंट बाय द अवेयरनेस वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड एंड that there is also a need of us to strengthen our links might people in different parts of the world and be ready to work with the people and government across the nation। तो एक तरीके से ये बताया गया कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी के साथ साथ हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी भी है, लेकिन एक तरीके से जो नेशनल आइडेंटिटी है यही सुपीरियर रहेगी। ये ग्लोबल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट इसको आप देखते हैं दोस्तों कि रिप्लेस नहीं कर सकता। और यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है सिटीजनशिप वाला वो आपके सामने रखा गया और बहुत अच्छे तरीके से आपने सिटीजनशिप के इस पूरे पॉइंट को पढ़ा। उम्मीद करते हैं बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। लेट्स कनेक्ट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगला चैप्टर आप कौन सा कराना चाहते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको हमारा चैप्टर पसंद आया होगा। लेते हैं आप लोगों से विदा, मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।